डॉक्टर साहब, हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नज़र पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया है। देखिए, तमाम मुल्क जो है इस वक्त वो बड़ी दहशतगर्दी की में कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उनके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं वो कामयाब हो रहे हैं, कहीं उनके जवाब दिया जा रहा है और कई मेरे ख्याल से नाकाम हुई हैं उनकी कार्रवाइयाँ, कई कामयाब हुई हैं। लेकिन तमाम मुल्क में अब ये पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं और चूँकि फॉग ऑफ वॉर है तो इसलिए उसमें दुरुस्त अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा कि भाई कहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया के हवाले से कुछ खबर आती है फिर उसकी तरदीद होती है। लेकिन इतना हमें पता है कि काफ़ी जगहों पे मुल्क में काफ़ी इलाकों में, पंजाब में भी वाक़या हुआ, कल शहादतें भी हुई, सब कुछ हो रहा है। इसमें इशू वही है बुनियादी कि जो गैर मामूली हालात होते हैं ना, उसमें गैर मामूली फ़ैसले होते हैं। ये आज मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा कि वो लाहौर में ज़ाहिर है इत्तेहादी एक सेटअप है, उसमें वो बात हुई कि जी किसको क्या दिया जाएगा, कौन सी वजारत होगी, मशावरत, ये इरेलीवेंट चीज़ें सारी। असल बात यह है कि जो गैर मामूली हालात में गैर मामूली फ़ैसले करने पड़ते हैं आपको, गैर मामूली फ़ैसले, और उसमें तीन चार चीज़ें अहम रह जाती हैं सिर्फ। एक तो सबसे पहले तो अवाम, उनकी ज़िंदगी, उनके माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जो बेचैनी है, परेशानी है, उसका तदारुक, जो सोशल अनरेस्ट जो कि अरूज पे है, इस वक्त अरूज पे है। और उसके बाद फिर सिक्योरिटी, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सिक्योरिटी तो एक कांस्टेंट चैलेंज है। ये दोनों, ये सारे कांस्टेंट हैं, ये 24 घंटों का है कि इसमें आप आगे पीछे मामला तो सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि सरहदों की सिक्योरिटी, बल्कि मुल्क की इंटरनल आपकी जो थ्रेट्स हैं, इसमें इंटरनल थ्रेट्स हैं ना, सरहदों पर लड़ाई नहीं हो रही, मुल्क के अंदर मामला ख़राब है, ख़राबी की तरफ है। और उसके बाद फिर फॉरेन पॉलिसी, जो कि ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें इस वक्त, और ये चार पांच मामला हैं सारे। और इकॉनमी आपकी उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होती जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते प्रॉपर। और ये सारी जो चोरी चकारी और असले की स्मगलिंग और ये और वो पीछे इसके वो पावर्स होती हैं जो चाहती हैं कि अफरा तफरी होती रहे, अफरा तफरी जारी रहे, क्योंकि उसी में उनका खेल जो है वो चलता है। कहीं कोई नाराज़ होते हैं लोग, कहीं कुछ लोग, बहुत थोड़ा तबका ऐसा होता है जो इस मरहले में खुश होता है, अक्सरियत परेशान होती है मुल्क के अंदर। लेकिन फिर मैंने बात आपसे वही कही कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करके इससे निकलें। ये रवायती बात है, इजलास हो गया, मीटिंग हो गई, मुशावरत कर ली, ये हो गया, वो। लोग परेशान हैं, लोग परेशान आ लें चार चीज़ों को। ये पूरा ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, मैं बार बार ही बात कह रहा हूँ कि दूसरी जंग अजीम के बाद का ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। कहाँ दुनिया में इस वक्त बात हो, देखें ना, जो ह्यूमन राइट्स का इशू है वो हमारा अपना इशू है। हमें अपने लोगों की ज़िंदगी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लोग अगवा हो रहे हैं या गायब हो रहे हैं या लोग कत्ल हो रहे हैं, ये सारा इशू। लेकिन इसको वो जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया भर में एक वावेला मचा रही होती थी दूसरी जंग अजीम के बाद से, लेकिन वो तो ख़त्म हो गई ना, वो तो टूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी। असल बात तो ये है कि आप मुल्कों के अंदर लोगों ने अपने आप को हमने संभालना है बहैसियत कौम के, भाई हमने आगे इससे कैसे निकलना है। वो जो लोग देखते रहते थे बाहर बैठ के कि भाई बाहर से एक बयान आ जाएगा और बाहर से दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा, वो ख़त्म हो चुका, वो गया सिस्टम, वो नहीं है अब। चाहे वो इक्तिसादी सिस्टम हो, चाहे वो सियासी निज़ाम हो, चाहे रियासतें अपने हवाले से फ़ैसला खुद कर रही हैं इस वक्त कि हमने आगे कैसे चलना है। कोई किसी का दोस्त भी नहीं है, दोस्त लेकिन नए इत्तेहाद कायम हो रहे हैं ना पूरी दुनिया में। यानी आप ये देखें कि चले वही 24-48 घंटे पिछले, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो दिन है जिसको मैं हमेशा कहता रहा हूँ ना कि काफ़ी अरसे से कि ये एक पूरा सिस्टम गिर रहा है, पूरा सिस्टम जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चल। मैंने कभी ये बात नहीं की कि हुकूमत या हुकूमतें, या मैंने कहा पूरा निज़ाम जाएगा और निज़ाम के निज़ाम जाएंगे इसमें, पूरा एक सेटअप चेंज हो रहा है। अब ये पता नहीं इंस्टिंक्ट था क्या था, लेकिन मैंने कभी ये बात नहीं की, कभी मैंने ये बात नहीं की कि कोई हुकूमतें आने जाने से कोई फ़र्क पड़ता है। पूरा सिस्टमिक कोलैप्स है, पूरी दुनिया में हो गया, ये नहीं कि पाकिस्तान में हुआ है, हर जगह हो गया। यानी आप ये देखें कि चलें 24 घंटों में देखें क्या हुआ है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि और किस तरह से जो है ये रेत का जो किला था वो किस तरह रेत बन के गिर रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त सिस्टम।
कल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने हुक्म दिया और उनके हुक्म के ऊपर जो है वो हुतीस के ऊपर यमन में अटैक्स हुए। अच्छा, और उसमें यूएसएस हैरी ट्रूमन जो कि मौजूद है अभी भी रेड सी में ही है, उनकी तरफ से अटैक्स हुए। और उससे पहले उन्होंने जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक तवील उन्होंने मैसेज सोशल मीडिया पे जारी किया, उसमें उन्होंने कहा टुडे आई हैव ऑर्डर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स, फर्स्ट हम दिखा सकें मिलिट्री को कि वो डिसाइसिव और पावरफुल मिलिट्री एक्शन करें हुतीस टेररिस्ट इन यमन। They have waged an unrelenting campaign of piracy, violence and terrorism against America and other ships, aircrafts and drones. अच्छा, जो बाइडन जो है वो बहुत ज़्यादा पैथेटिकली वीक थे, ठीक है। सारी बात उन्होंने, लंबा इनका मैसेज है, और उन्होंने बीच में ये भी कहा कि यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमी को कई बिलियंस का नुकसान हुआ है, और ये जो अमेरिकन वेसल्स के ऊपर अटैक्स हैं इनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और लीथल फोर्स यूज़ होगी। और आखिर में इन्होंने जो बात की, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की इन्होंने, नेशनल ट्रेड, और फिर उन्होंने लास्ट इसको क्लोज ऐसे किया कि टू ऑल हुतीज टेररिस्ट, योर टाइम इज़ अप एंड योर अटैक्स मस्ट स्टॉप स्टार्टिंग टुडे, इफ़ यू डोंट हेल विल रेन डाउन अपॉन यू लाइक नथिंग यू हैव सीन बिफोर। एक तो ये हेल विल रेन डाउन जो है ना, ये कुछ बड़ा ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो है वो वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया। अच्छा, और उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस ने, और उसमें 31 जो हैं वो हुतीज मुख्तलिफ जगहों पे अटैक हुए, उनके मुख्तलिफ शहरों पे, सना में हुआ, सदा के इलाके में हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे अटैक्स हुए। और उसके नतीजे में जो है, अगर हम इस मैप को देख सकें तो इसमें ये सना पे हुआ है, सदा, अच्छा सदा जो है ना ये वो इलाका है, अगर बिल्कुल हम इसमें सदा के सूबे को देखें, अगर हम काफ़ी दफ़ा यमन को डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो सना पे तो हुआ ही है, लेकिन सदा में हुआ है। सदा का वो इलाका है जहाँ पे ज़्यादातर जो है वो मुलाकात करते हैं जो उनके रहनुमा हैं, हुतीस के रहनुमा जहाँ पे ज़्यादा मुलाकात करते हैं, वो ताइज़ में भी करते हैं। ताइज़ की तो खैर बंदरगाह और ये इसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ होती रही हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे 31 लोग जो हैं उनकी जानों से चले गए। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये हुआ कि जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं उन्होंने भी एक मैसेज जारी किया, और उस मैसेज में उन्होंने ईरान को भी लिंक किया साथ के, ईरान ऑन नोटिस है, ठीक है ना। ईरान को ऑन नोटिस, ईरान को हम कह रहे हैं क्योंकि इन तमाम टैक्स का जो बेनिफिशियरी है उन्होंने कहा कि ईरान है, और ईरान को भी हम वार्न कर रहे हैं और साथ ये भी कर रहे हैं। ईरान की तरफ से फिर सख्ती से उसका जवाब आया। अच्छा, वो भी एक्स के ऊपर ही आया, उन्होंने ट्वीट ही किया। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने, ये हम फोर्थ स्लाइड को दिखा सकें तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ नो अथॉरिटी बिजनेस डिक्टेटिंग ईरानियन फॉरेन पॉलिसी। वो एरा जो था वो ख़त्म हो चुका है 79 के अंदर, और ये है कि 60,000 जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है, और $23 बिलियन दिए हैं एक जेनोसाइडल रिजीम को, 60,000 फ़लस्तीनी मारे गए हैं, और दुनिया जो है अकाउंटेबल करार दे रही है, स्टॉप किलिंग ऑफ यमनी पीपल। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये नोटिस पे हैं, लेकिन इससे पहले एक और बात हुई जो बड़ी अहम है कि हुतीस पे अटैक से पहले जो है, और पहले और इसके दरमियान जो है वो अमेरिका ने बाकायदा इन्फॉर्म किया रशिया को, यानी अमेरिका का अटैक नहीं था, अमेरिका ने रशिया को ऑन बोर्ड लिया। और उसमें जो है वो जो अगर हम दिखा सकें, फोर्थ सेक्रेटरी जो रूबियो ने टेलीफोन पे बात की काफ़ी तफसीली रशियन काउंटर पार्ट से, सर्जेई लेवरोव से। अच्छा, उसका जो अगर हम पढ़ें इसको, फोर्थ स्लाइड को हम देखें तो उन्होंने पहले टेलीफोन कॉल पे बात की, और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका जो है वो अटैक करने जा रहा है ईरान बैक हुतीस के ऊपर, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हुतीज अटैक्स ऑन यूएस मिलिट्री एंड कमर्शियल शिपिंग वेसल्स इन द रेड सी टॉलरेट नहीं होंगे,
इनको ऑन बोर्ड लिया। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, जो रशिया का स्टेटमेंट है वो इससे मुख्तलिफ है, वो मैं आपको बताता हूँ भी क्या इशू है इसमें। और फॉरेन मिनिस्टर ने डिस्कस किया नेक्स्ट स्टेप्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप्स टू फॉलो अप ऑन recent meetings in Saudi Arabia and agreed to continued working towards restoring communication between United States and Russia. अच्छा, जो रशिया की तरफ से उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, अगर हम 5th यहाँ पे देखें तो उसमें भी तकरीबन ऐसे ही है बात, लेकिन उसमें जो है वो एक अगर हम उसको देखें तो उसमें जो 5th स्लाइड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशियन फेडरेशन है, उसमें बात वही है कि जी फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लवरोव ने बात की यूएस से, सेक्रेटरी स्टेट से, यूएस इनिशिएटिव पे उन्होंने कॉल की, ठीक है। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन मार्को रूबियो इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ यूएस डिसीजन टू लॉन्च अ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द हूथी फोर्सेज इन रेड सी रीजन। अब वो टेररिस्ट और ये सारा यहाँ पे हूथी फोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अल्फाज का थोड़ा सा ऊपर नीचे अल्फाज हैं। अच्छा, लेवरोव ने जो रिस्पॉन्स दिया आर्गूमेंट्स बाय द अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने स्ट्रेस किया कि ऑल पार्टीज टू इमीडिएटली सीज द यूज ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल बंद करें सब, यानी सबसे मुराद ये है कि सब, और पॉलिटिकल डायलॉग में अपने आप को एंगेज करें, ऐसा सॉल्यूशन जो कि मजीद ब्लड शेड को रोके। अच्छा, अब ये दोनों के अल्फाज में फ़र्क है, ठीक है ना। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो इन्होंने कहा है कि हमने कहा है बंद करो, ऑफिशियल्स ऑल्सो स्टेट द स्पेसिफिक एक्सपेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, फिर वही बात कि यूक्रेन के ऊपर हमने आगे बढ़ना है, जो 18 फरवरी की मीटिंग में डिसाइड हो गया था। एग्रीड टू मेंटेन कॉन्टैक्ट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा कि इसको फोर्स को रोकें, अब आप फोर्स को इस्तेमाल ना करें, होती इसके अगेंस्ट को पॉलिटिकली इसको हैंडल करें डायलॉग के जरिए। और उन्होंने, अमेरिका ने खुद अटैक करने से पहले रशियंस से बात की, उसके अटैक के बाद या उसके दौरान, जिस वक्त भी, लेकिन कम्युनिकेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों मुल्कों का, और जो एक ख़ास लेवल पे, यानी सेक्रेटरी स्टेट्स के लेवल पे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनके एनएसएस के दरमियान भी राब्ते हो गए हैं, इनके पूरे डेलीगेशन मिल चुके हैं ना, रियाद में तो एनएसए भी थे, और उसके अलावा उनके जो हैं वो सीआईए के और उनके जो रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज के जो हेड हैं वो उनके भी राब्ते हैं सबके। तो ये जो है ये अटैक हुआ हुतीस के ऊपर। अच्छा, हुतीस पर अटैक की बुनियादी तौर पे अब जो वजह समझ में आती है वो ये है कि 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था हुतीस ने कि 4 दिन तक अगर ये सीज़ फायर रिन्यू नहीं हुआ तो हम जंगबंदी जो हमने अभी की हुई है सीज़ फायर के दौरान हम उसे ख़त्म कर देंगे और हम इसराइल पर अटैक कर देंगे। अब वो जंगबंदी उधर जो है हमास से अलग बातचीत हो रही है, तो इधर जो है वो हुतीस गालिबन तैयारी पकड़ रहे थे कि हम दोबारा इसराइल पे अटैक करें, या ये है कि या शिप्स को दोबारा रोक दें, क्योंकि उधर सीज़ फायर से इधर भी सीज़ फायर हो गया था ना। उधर सीज़ फायर हुआ था जैसे ही गज़ा में, तो हुतीज़ ने भी सीज़ फायर कर दिया था और यहाँ से भी जहाज़ जा रहे थे और सारा मामला खुल गया था, पूरा एक दुनिया खुल पड़ी थी। अच्छा, इन्होंने फिर आगे से हुतीज़ ने भी जवाब दिया है कि एक्सलेशन का जवाब एक्सलेशन से होगा। अब जो आपने कर दिया इसका जवाब होगा। एक शायद उनकी तरफ से मिसाइल फायर हुआ है जो गालिबन इसराइल में नहीं लेकिन कहीं इजिप्ट के इलाके में, सहरा के इलाके में गिरा है, लेकिन अभी जो है वो हुती जवाब देते हैं या नहीं देते, अभी इस पर होल्ड है, क्योंकि रशिया और अरब ममालिक भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि इसमें एक्सलेशन हो, ये एक्सलेशन दोबारा हो, लेकिन चूँकि वो अटैक करने वाले थे तो इसको होल्ड करवाने के लिए ये बात हुई है कि उन्होंने अटैक कर दिए 31 लोग इसमें हुतीज़ के जो हैं। हुतीज़ अब जवाब क्या देते हैं, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो मेरी इत्तला के मुताबिक वो ओमान पहुंच गए हैं, मस्कत, और मस्कत जो है वो जो, अब मैं इसके बारे में सिर्फ ये इतना मुतात अंदाज में कहना चाह रहा हूँ कि वो मस्कत में है। मस्कत की जो सरजमीन है वो भी एक तरह से जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसमें इस्तेमाल हुई है। मस्कत वो खूबसूरत मुल्क है जिसने जो है तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद वो जब ये हुतीज़ और अरब ममालिक का झगड़ा चलता रहा तो वो उसमें न्यूट्रल रहे। हालांकि उनको यमन से बॉर्डर मिलता है, और कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि बीच में हदरुल मौत बहुत बड़ा इलाका है, क्योंकि यमन की सारी पॉपुलेशन एक तरफ है जो बंदरगाह और ये सऊदी अरब, जो बाकी जो हदरुल मौत का इलाका है बहुत बड़ा जिसमें बेशुमार ट्राइब्स हैं। मतलब इतना मुश्किल है उनके ट्राइब्स के नाम याद करना, 2 मुल्कों के ट्राइब्स के नाम याद करते करते इंसान का दिमाग बिल्कुल दही निकल जाए, और वो एक यमन के ट्राइब्स हैं और एक जो है वो आपके लीबिया के ट्राइब्स हैं। मैंने
इतनी कोशिश किए कि ट्राइब 8, 10, 12, 15 का नाम याद हो जाए, वो बहुत लंबी लिस्ट है। इतने ट्राइब्स हैं कि आप परेशान हो जाएंगे, इतने ट्राइब्स कैसे हैं इस इलाके में। बहुत बहुत कबीले, कबीलों के कबीलों के कबीलों के कबीले, वो सदियों साल से, हज़ारों साल से यहाँ पे। तो ये जो है ये वो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं मस्कत में, और वो जो है वो वहाँ पर, अच्छा उसकी मस्कत की इम्पोर्टेंस ये है ओमान की कि वो वहाँ पर जो है वो बायलेटरल टॉक्स भी ईरान और अमेरिका की अगर कहीं होती हैं तो वो मस्कत में होती हैं, और ख़ास तौर पे हुतीज़ के हवाले से, हुतीज़ के हवाले से जितनी भी टॉक्स होती हैं तो वो टॉक्स हमेशा वो मस्कत में होती है। तो मेरी इतला के मुताबिक ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो मस्कत पहुंच गए इन अटैक्स के फ़ौरन बाद। ये अटैक्स आज अलग सुबह हुए हैं, आज सुबह तक ये जारी रहे हैं, और ये जो है ये उसके बाद अब मतलब अभी वहाँ पे गालिब यकीनन बातचीत वगैरह हो रही है।